कंसेप्ट है लेट चाइल्ड का कंसेप्ट, 35 साल 40 साल की उम्र में भी लोग पेरेंट्स बन रहे हैं, राइट। तो हो क्या रहा है इससे? क्योंकि दूसरा कोई भाई बहन तो है नहीं, चाचा मामा का भी कोई लड़का लड़की साथ में है नहीं पढ़ने वाला या बड़ा होने वाला। तो वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा हो रहा है जिसकी खुद की उम्र 30 साल, यानी कि जो जनरेशन गैप की हम बात करते हैं। और टू मेक इट वर्स, अगर वही बच्चा अपने दादा दादी के साथ बड़ा हो रहा है तो उसकी एज का डिफरेंस कितना है? कम से कम 50 साल 55 साल। यानी कि बच्चे का जो शरीर है वो तो छोटा है बट मानसिक रूप से वो बच्चा बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है, उसके अंदर ईगो है। यानी कि यू ट्राई स्कोल्डिंग द चाइल्ड नाउ, he'll come back to you. You have to face repercussions. Or to make the situation worse, in fact the parents also start coming कि how dare you troll my child or scold my child. हिट करने की तो बात बहुत दूर है, अगर जोर से ऊंची आवाज में कह भी दे कुछ तो पेरेंट्स आ जाते हैं कि you see tomorrow your school's name will be in the newspaper. ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हम लोग आए दिन अखबारों में देखते हैं कि जहां पे स्कूल के बच्चों ने टीचर को मार दिया या स्कूल के बच्चों ने आपस में लड़ाई कर ली और बहुत मतलब एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। भारत में तो फिर भी बात हाथों तक ही सीमित है। अगर आप यूएस की बात करें, जो लोग इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन देखते हैं, तो कई बार हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि यूएस के अंदर शूट आउट हो गया। शूट आउट किसने किया? बच्चों ने किया। बच्चे स्कूल में गन ले आए, टीचर को मार दिया। बच्चे स्कूल में गन ले आए, अपने साथ में पढ़ने वालों को मार दिया। इतना सारा एग्रेशन आ कहां से रहा है? ये ईगो कहां से आ रहा है? एज डिफरेंस है। और दूसरी चीज लोअरिंग ऑफ पेशेंस। पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं कि हमारी जनरेशन में ज्यादा पेशेंस था और आने वाली जनरेशन में कम है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमसे जो प्रीवियस जनरेशन थी उसमें हमसे भी ज्यादा पेशेंस था? हाउ मेनी? यानी कि हो क्या रहा है? हमारी प्रीवियस जनरेशन बहुत ज्यादा धैर्यवान थी, हम थोड़े हैं। हमारी आगे वाली जनरेशन में और पेशेंस थोड़ा सा कम हो रहा है और शायद जो इसके बाद वाली आएगी उसमें तो कुछ भी नहीं रहेगा। व्हाई द पेशेंस लेवल इज गोइंग डाउन? व्हाट डू यू सी एज अ प्रोबेबल रीजन फॉर दिस टू गो डाउन? कोई कुछ कहना चाहेगा इस विषय में? एक लौता दीपक, तो पेशेंस है ही नहीं, हर चीज रेडीली अवेलेबल है, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है। पेरेंट भी ज्यादा पैम्पर करके रखते हैं बच्चों को। और इसके अलावा बहुत खूबसूरत आंसर, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलमोस्ट 15 साल पहले रेलवे का टिकट कराया होगा, 20 साल पहले रेलवे का टिकट कराया होगा। क्या सिस्टम हुआ करता था उस जमाने में? IRCTC का ऐप नहीं था, मेक माई ट्रिप नहीं था, GoIBO नहीं था। कैसे टिकट बुक कराए जाते थे? वहां पे जाके, और जाके भी कैसे? खाली ऐसा नहीं कि हमको दिल्ली का टिकट दे दो, हमको फॉर्म भरना होता था, फॉर्म में नाम लिखना होता था, कौन सा मतलब आपको ट्रेन चाहिए, ट्रेन का नंबर भी लिखना है, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। यानी कि ट्रेन का नंबर भी बाबू आपसे लिखवाता था, ट्रेन का नाम भी लिखवाता था। और पूरा फॉर्म भरने में जिसको आपको कम से कम 2 से 3 मिनट लगता था, फिर आप एक कतार में खड़े होते थे। कतार में लगने के बाद आपका नंबर आता था और नंबर आते आते अगर बाबू का लंच ब्रेक हो गया तो वो कहता था कि आधे घंटे बाद आना। यानी कि एक सिंपल ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए भी वी हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ स्ट्रगल इन लाइफ। यानी कि कम से कम दो, आज की जनरेशन ने तो देखा है कि पापा मोबाइल का ऐप खोलते हैं IRCTC का और 5 मिनट के अंदर टिकट बुक हो जाता है। मम्मी को अगर सब्जी मंगानी है तो मम्मी ब्लिंकिट कर लेती है, 5 मिनट में सब्जी घर पे आ जाती है। और अगर गलती से खाना नहीं बनाना है तो स्विगी कर लो, जोमेटो कर लो, 10 मिनट में खाना भी घर पे आ जाएगा। और खाना बनाना भी है तो मैगी तो 2 मिनट में बनती है, मैगी तो 2 मिनट में बनती है। मींस एवरीथिंग इज अवेलेबल इंस्टेंट। इनको वेट करने की आदत नहीं, इनको किसी भी चीज का इंतजार करने की आदत नहीं है। अब ऐसी जो जनरेशन है जिसका हम देख रहे हैं पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, जो एज ग्रुप है वो बढ़ता जा रहा है, एग्रेसिव होते जा रहे हैं। अब इसको डील कैसे करेंगे? अगर गलत तरीके से डील किया तो ऐसा ही होगा, कल उसके हमारे ऊपर भी कोई बच्चा बंदूक तान सकता है। एग्रेशन। आज का बच्चा आपसे रिस्पेक्ट चाहता है। क्यों रिस्पेक्ट चाहता है? क्योंकि मानसिक तौर पे वो बच्चा ऑलमोस्ट 50 साल का है या ऑलमोस्ट वो 30 साल का है
और खाली एज ग्रुप का ही डिफरेंस नहीं, टेक्नोलॉजी ने उसको इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा दे दी है इतनी कम उम्र के अंदर, यानी कि जो चीजें हम 14-15 साल की एज में जानते थे वो आज के बच्चे 10 साल 8 साल की उम्र में जानते हैं। You talk to a 10-year-old, you'll feel like you're talking to a 15 or 16-year-old. You talk to a 15-year-old, you'll feel like that you're talking to a 20-year-old. यानी कि एक तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा एक्सेस में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा आसान है, हैंडी हो चुकी है इंटरनेट के आने की वजह से। एंड सेकंड, एज ग्रुप। थर्ड, द डिप्लीटिंग पेशेंस लेवल। अब ऐसे के अंदर बच्चों को चाहिए रिस्पेक्ट। हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी पनिशमेंट भी खाई होगी स्कूल में कि जहां पे टीचर बोलते थे बेंच पे खड़े हो जाओ, क्लास में बाहर मुर्गा बन के खड़े हो जाओ, राइट? यू ट्राई गिविंग दीस पनिशमेंट्स टुडे, दे विल नॉट एक्सेप्ट। पुराने तरीकों से काम नहीं होगा। इनफैक्ट आपको अपने जो शब्द भी बोलने हैं बच्चे को, उनका भी चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल यूजिंग द वर्ड्स। ऐसे अब इस चीज का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बच्चों को हम सुधारे नहीं। हमारा तो काम तो टीचर का है ना, हमारा तो मेन उद्देश्य ही बच्चों को जहां पे वो गलती कर रहा है वहां पे सुधारने का है। बट सुधारने का तरीका बदल चुका है। पहले हमको अगर 60 लोगों की क्लास में खड़ा कर दिया जाता था तो हमको उस बात का बुरा नहीं लगता था। आज के बच्चों को हम वैसा नहीं कह सकते। यानी कि अगर आपको उसको कुछ भी सिखाना है, डांटना है, कुछ समझाना है, that has to be done in private. You come to my office, I want to talk to you. क्लास के बीच में जहां पे आपने कर दिया ना 12-13 साल के लड़के को भी, तो उसको लगेगा अरे मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मैडम ने डांट दिया मेरे को। आजकल तो 10 साल के बच्चों की भी होती है, 12 साल के बच्चों की भी होती है। वो लड़की मेरे को देख रही थी, मैडम ने सबके सामने मेरे को डांट दिया। एंड दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। तो हमेशा जब भी हमको डांटना है, बच्चों को कुछ समझाना है, इट हैज टू बी डन इन प्राइवेट। नेवर एवर ट्राई टू हर्ट देयर ईगो। क्यों? रिमेंबर द फर्स्ट स्लाइड, ईगो बड़ा है। बड़े होने के बहुत सारे कारण हैं, एक या दो रीजन नहीं है केवल। और अगर कहीं ना कहीं हम ऐसी गलती करते हैं तो नंबर 1 हमको ऐसा रिपरक्यूशन भी फेस करना पड़ सकता है, और दूसरी चीज हम बच्चे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए। एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उससे जुड़े, और ना केवल उससे जुड़े बट कोई भी बच्चा हमसे बात करने में झिझकना नहीं चाहिए, उसके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी वेरी मच अप्रोचेबल, एक्सेसिबल। अब ये दो चीज बनने के लिए ऐसा बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं करना है। आज का जो हमारा सेशन है उसमें कुछ पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला है गोल सेटिंग, दूसरा है डिजाइन करियर पाथ, मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस पैटर्न, क्योंकि समय चेंज हो रहा है, समय के अनुसार मल्टीपल एनालिसिस का जमाना है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जमाना है। करियर एवेन्यूज, यानी कि किस किस क्षेत्र में कितने प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और मेंटोरिंग, मेंटोरिंग एक ऐसी चीज है जो हमारी जॉब्स बचा सकती है। एज ए टीचर, इफ वी आर ओनली गिविंग इंफॉर्मेशन, वी कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंफॉर्मेशन तो सबके पास है, बच्चा हमारे पास आ रहा है मेंटोरिंग के लिए। मेंटोरिंग और इंफॉर्मेशन देने में बहुत फर्क है। मेंटोरिंग इज ऑलवेज पर्सनलाइज्ड। हर एक बच्चा यूनिक है आपके क्लास में बैठा हुआ, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, उसका इंटेलिजेंस अलग है, उसका इमोशन अलग है, उसकी साइकोलॉजी अलग है, उसकी फिलोसॉफी अलग है। सबके जो सोल्यूशन है वो भी केस टू केस बेसिस पे अलग ही हो सकते हैं, एक जैसा नहीं हो सकता। मेंटोरिंग जो बच्चा को कर लेगा वो ही अपनी जॉब को सिक्योर कर पाए। एज अ टीचर्स वी आर वेरी मच वल्नरेबल नाउ ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द कमिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी चीजें हवा में हो रही है। जहाँ पे बच्चे के पास अगर कोई चीज का सवाल है तो उसका जवाब उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मिल रहा है। आज आप खाली चैट जीपीटी खोल के लिख दीजिए कि मेरे को एक एप्लीकेशन लिखना है, चाहे वो रेजिग्नेशन का हो या एप्लीकेशन जॉब का हो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके पास कितने सारे एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स आ जाएंगे। पहले के टाइम पे आधा घंटा लगता था एप्लीकेशन लिखने में, और उसमें भी ये सोचते थे कि इस कहां पे लगेगा, आर कहां पे लगेगा, फुल स्टॉप कहां पे आएगा और कॉमा कहां पे आएगा। अब ये सारी चीजें हट गई हैं, अब ये सारी चीजें हट गई हैं। इसीलिए जब बच्चे को स्कूल में 2 का टेबल सिखा रहे हैं ना, घर पे भी बच्चा आके वही 2 का टेबल सीख रहा है, और ट्यूशन में भी आके वही 2 का टेबल सीख रहा है। वो 2 का टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैलकुलेटर पे आसानी से मिल जाएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द वैल्यू सिस्टम, जिसका काम है घर वालों को देने का।
बट घर पे मम्मी भी वही 2 का टेबल सिखा रही है जो टीचर ने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ाया है। किस टाइप के वैल्यूज उनको देना चाहिए बच्चों को? आपके नजर में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक बेहतर नागरिक बनने के लिए, एक बेहतर प्रोफेशनल बनने के लिए? सोशल वैल्यू, ओके, कम्युनिकेशन, ओके, और कम्युनिकेशन स्किल और बिहेवियर, ओके, देन व्हाट एल्स? फाइनेंशियल, ओके, देन व्हाट एल्स? और कुछ? ईमानदारी, ऑनेस्टी होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा टू स्पीक अगेंस्ट द रॉन्ग, यानी कि अगर कुछ गलत हो रहा है आसपास में तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का दम, हौसला, हिम्मत ये होनी चाहिए। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? ह्यूमिलिटी होना चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमिलिटी यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ, दूसरों की मदद करना, दूसरों का सम्मान करना, क्योंकि रिस्पेक्ट ही एक ऐसी चीज है आप जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा पाओगे। अब ये सारा सिस्टम जो बच्चों को घर पे सीखना है, घर पे तो 2 का टेबल और ग्रामर और ये पूछा जा रहा है कि आप बताओ क्या हुआ, ये सिस्टम जो है ये घर ही दे सकता है। वैल्यू सिस्टम जो एथिक्स है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ एवरीथिंग एज ए ह्यूमन, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे पास एक ऐसी चीज है जो किसी भी पेड़ पौधे के पास नहीं है, किसी भी जानवर के पास नहीं है। क्या है वो? हाँ, इन जानवर भी इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आपके घर में कुत्ता है तो उसको मालूम है किसको काटना है और किससे प्यार करना है। और इसके अलावा हिंदी सबको समझ में आ रही है? डिसीजन, हाँ, डिसीजन जानवर भी ले सकते हैं डिसीजन। हाँ, पेशेंस उनमें भी होता है। जब शेर शिकार करता है ना तो खूब घात लगा के बैठता है। हाँ, रीजनिंग, हमको मालूम ही नहीं कि वो अपनी भाषा में क्या बात कर रहे हैं, तो रीजन पूछ रहे हैं या रजामंदी पूछ रहे हैं, हमको नहीं मालूम ये चीज। और इसके अलावा सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने आप को जानना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारी जो मुस्कान है, हमारा जो लाफ्टर है, एज ए ह्यूमन दिस इज अवर बिगेस्ट एसेट? हमारे कितने भी दुख दर्द हो, जानवर को मारोगे ना तो रोएगा। इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको मारोगे ना तो भी उसके इमोशंस कंट्रोल करना उसके हाथ में है। कोई व्यक्ति दुख में भी हंसता रहता है, कोई व्यक्ति दुख में भी हंसता रहता है। आपकी जो स्माइल है, आपकी जो लाफ्टर है, जोक्स क्रैक करना, खुश रहना, ये सब ह्यूमन बीइंग हमारा बिगेस्ट एसेट है और सबसे बड़ा गहना है। स्माइल से बड़ी खूबसूरत चीज कोई नहीं होती। कितना भी बदसूरत आदमी लगे, अगर उसका चेहरा हंसता हुआ है तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। बच्चों को ये चीज भी सिखानी है, ये हमेशा खुश रहना सीखो। देखो, जीवन में परिस्थितियां अनुकूल भी आएंगी, प्रतिकूल भी आएंगी, हर समय एक जैसा नहीं होता। लाइफ जो है उसमें प्रॉब्लम भी है और अच्छा समय भी है। दीज आर कॉल्ड द वेव्स, टाइड्स। अब टाइड्स को सर्फ करना आना चाहिए। अगर टाइड को हमने सर्फ करना सीख लिया तो इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है हमारा। These are the problem statements that we are going to discuss. Number 1 is 93% of the schools in India don't have proper career counseling process. 77% of the students in India know only about 6 career options. कि अगर मैथ्स कर लिया तो इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी कर लिया तो या तो डॉक्टर बन सकते हैं या दवाई बेच सकते हैं, यानी कि मेडिकल या फार्मेसी। अगर कॉमर्स पढ़ लिया तो बीकॉम और आर्ट्स कर लिया तो बीए। I'm not talking about urban India. See, more than 60% of India is still rural. जहाँ पे गांव के अंदर स्कूल्स हैं, जहाँ पे जो मास्टर जी हैं वो अभी भी धोती पहन के आते हैं शायद, जहाँ पे आज भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है बट ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाया जाता है। इन जगहों पे कैसे हम करियर अवेयरनेस करेंगे? एंड द लास्ट वन इज 73% of the students do not finish their higher education. They drop out. Some drop out after primary, some drop out after secondary, higher secondary, and eventually if you make it to the college level, they drop out in their first year, second year or third year without finishing that degree.
अब इंडिया को अगर विकसित बनाना है, भारत को अतुल्य भारत बनाना है, इंडिया को इनक्रेडिबल इंडिया बनाना है, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है, दोज हु आर इनटू एजुकेशन फील्ड। तो क्या ये तीनों जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, इसका सोल्यूशन निकालना हमारा दायित्व नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज अ टीचर, एज ए एजुकेटर? बस एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम देश के हर एक बच्चे को इस लेवल तक लेकर आ सकते हैं कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके, वो सपना देख सके। अब सपने देखने के लिए तो पहले सोना भी पड़ेगा ना 10 से 12 घंटा, तभी तो सपने आएंगे। नींद आएगी तो सपने आएंगे, सपने आएंगे तो उनको पूरा करने की हमारे पास इच्छा होगी, और सपने होंगे तो ही आदमी मेहनत करेगा। और ऐसा ही सपना इन सब लोगों ने देखा। कौन है ये लोग? They are one of the greatest footballers on this earth, right? क्रिकेट में ये सब लोग बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, सब लोग एक जैसा खेलते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके का गेम खेलते हैं। द्रविड़ अलग तरीके से बैटिंग करते हैं, सचिन अलग करते हैं, सहवाग तो एकदम ही अफलातून करते हैं, धोनी का स्टाइल अलग है। What is innovation? 1% inspiration and 99% perspiration. यानी कि many a time Sehwag has told that his game is inspired by Sachin Tendulkar, but the way Sehwag bats and the way Sachin bats, is very different. बेसिक एजुकेशन हमारे क्लास में जो बच्चा बैठा हुआ है उसका पढ़ने का स्टाइल अलग है। ये सब लोग बैटिंग ही करते हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य है रन बनाना, बल्ले से रन बनाना, बट सबका स्टाइल अलग अलग है। एक ही काम कर रहे हैं। हम लोग भी टीचर हैं, हो सकता है हम एक जैसा ही विषय पढ़ाते हो, सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हो, बट क्या हमारा स्टाइल एक जैसा है? दो मैथ्स के टीचर अगर सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सेम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। एज ए टीचर जब हमारा पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, तो एज ए स्टूडेंट इनका जो रिसेप्शन है ये भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। मीनिंग व्हाट? वी शुड स्टॉप स्टीरियोटाइपिंग एवरीवन। सबको एक जैसी मापदंड या तुलना करना ये गलत है, और कहीं ना कहीं यही हो रहा है। ये पेड़ बनाया हुआ है ना, सबको बोला जा रहा है कि इस पेड़ पे चढ़ो, सबके अंदर का टैलेंट अलग है, सबके अंदर का टैलेंट अलग है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है कि जहाँ पे तीनों को एक ही जैसा पढ़ाई करना है। अगर बायोलॉजी लेना है तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, अगर मैथ्स पढ़ना है तो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉम्प्लीमेंट्री, बट वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। यानी कि क्या कर दिया हमने? सबका मापदंड एक कर दिया। कितने प्रकार के करियर हैं इस पृथ्वी पे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करियर आर देयर ऑन द अर्थ? पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, विश्व की बात करें, अंदाजन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? बहुत सारे हैं। वाह, क्या आंसर है। आपको नहीं मालूम, मेरे को पता है, बट फिर भी अंदाजा लगाइए। हाँ हाँ हाँ, 20,000। और कोई ज्यादा बोली लगाना चाहता है? 20,001, 20,002, 20,003। There are more than 90,000 career options on this earth. Out of that, close to 50,000 are available in India. And out of that, if we have to jot down on a piece of paper, we will be able to jot down only 100. ये 100 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले पेन थक जाएगी हमारी। इतने सारे प्रकार के करियर में जाने के लिए बच्चों के पास गेटवे खाली 3 ही है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इतने सारे में जाने के लिए जो दरवाजे हैं वो 3 ही रखे हैं, और उन दरवाजों में भी जो चाबियां हैं वो एक ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी कि इस सिस्टम को अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है, जो होपफुली एनईपी 2020 आने के बाद आई है, जहाँ पे बच्चों के पास सब्जेक्ट का एक वाइडर पूल है चूज करने के लिए। जो चीज़ें अभी तक बहुत ही छोटे में रखा हुआ था, वो थोड़ा सा वाइडन कर दिया है। बच्चों की जो मार्कशीट है, जो इवैल्यूएशन का तरीका है, उसको भी गवर्नमेंट चेंज करने का प्रयास कर रही है। दैट इज फाइनली नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन जहाँ पे बच्चे को एक यूनिक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाई करने को मिले एज पर हिज चॉइस।
खाली जो स्कूल पढ़ाना चाहता है वो सब्जेक्ट्स नहीं, जो बच्चा खुद पढ़ना चाहता है उसका चयन वो कर सके, ये फ्लेक्सिबिलिटी देने की जरूरत है। Each one of you sitting here is extraordinary because you are the people who are going to produce tomorrow's prime minister, president, soldiers, actors, विराट कोहली, MS धोनी, अब्दुल कलाम, जितने भी लोग हैं, टाटा, अंबानी, बिरला, हमारे ही क्लासरूम से निकलेंगे, हमारे ही स्कूलों से निकलेंगे। तो इसमें हमारा रोल क्या है? निकलेंगे तो सही बात है, बट हमारा रोल क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में क्या फर्क है, क्या अंतर है? एक ही शब्द का तो अंतर है, एक्स्ट्रा। और ये एक शब्द हर एक बच्चे के अंदर है। हर एक बच्चे के अंदर कोई एक ऐसी खूबी है, कोई एक ऐसा टैलेंट है, कोई एक ऐसा हुनर है जो उसको बाकी सबसे अलग करता है, जुदा करता है। कोई बच्चा टीम प्लेयर हो सकता है, बहुत अच्छा टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन कर सकता है। कोई बच्चा हो सकता है एक कम उम्र के अंदर 3 या 4 से ज्यादा भाषाएं बोलता हो, असमीज भी बोलता हो, तेलुगु भी बोलता हो, मलयालम भी बोलता हो, इंग्लिश भी जानता हो, अरबिक भी बोलता हो। ये अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखना भी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, क्योंकि जो चीज उसको मालूम है वो और किसी को नहीं मालूम है। कोई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कई बच्चे अच्छे वक्ता होते हैं, उनको हो सकता है कि साइंस में इतना नॉलेज ना हो, बट आप बात कर दो, डिबेट के लिए उनको खड़ा कर दो, धुएं निकाल देंगे सामने वाले के। कई बच्चों का इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है, कई बच्चे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, कई बच्चों का एनालिसिस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हर एक बच्चा यूनिक है, और जिसका कुछ भी अच्छा नहीं है, हो सकता है कि नहीं, जिसका कुछ भी अच्छा नहीं है, हमको लगता है कि इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, या ये बाकी सबके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। आपको मालूम है बहुत अच्छा करियर है जिसको बोलते हैं क्रिटिक। कई सारे हमने देखे हैं, क्रिकेट देखते हैं आप लोग, या चलो क्रिकेट छोड़ो, और कोई भी स्पोर्ट अगर देखते हो तो उसके अंदर 2 प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 जो आदमी खेल रहा है, और नंबर 2 जो उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है कि यार इसने ना ये गेम अच्छा नहीं खेला, ये बॉल इसको छोड़ देनी चाहिए थी, इसने खेल के गलत कर दिया। अरे तुम्हारे अंदर इतना ही टैलेंट है तो आके खेलो तो सही इसको। यानी कि जिसके अंदर कुछ नहीं है वो एक क्रिटिक बन सकता है। अब जो एक कोई अच्छा प्लेयर होगा ना, कोई अच्छा बिजनेसमैन होगा, तो दूसरों को क्रिटिक करने से ना हिचकिचाएगा। बट आमतौर पे ऐसा देखते हैं कि जो खुद बहुत अच्छा नहीं कर पाते वो क्रिटिक बहुत अच्छा बन जाते हैं। यानी कि कुछ भी अगर नहीं है तो ये काम भी किया जा सकता है, एनालिसिस वाला। कौन है ये व्यक्ति? लेफ्ट वाले कौन है? कितना समय लग रहा है बोलने में? हमारे सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। और जो एक्सट्रीम राइट वाले हैं वो कौन है? विनोद कांबली। सचिन के साथ खेला करते थे और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए इन्होंने साथ में। और जो बीच वाले महाशय हैं ये कौन है? हाँ, रमाकांत आचरेकर। ओके, बीच वाले जो व्यक्ति हैं उनमें आप में से कोई भी इनको नहीं जानता है। इनका नाम है अनिल गुराव, और जानते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जानने लायक कोई काम किया नहीं है। दैट्स व्हाई यू डोंट नो हिम, नो नीड टू स्ट्रेस। इनका नाम अनिल गुराव है बाय द वे, एंड ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। और ऐसा कहा जाता है कि जब अनिल गुराव खेलते थे और बैटिंग करते थे, सचिन जाते थे उनका गेम देखने के लिए। सचिन को उनका गेम बहुत अच्छा लगता था। और ये बात है लगभग 1980s के आसपास की, जिस टाइम पे मुंबई में बहुत ज्यादा गैंग वॉर हुआ करती थी। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई का नाम था अजीत तेंदुलकर। और सचिन ने बहुत बार इंटरव्यूज में कहा है कि आज वो जिस मुकाम पे हैं, कहीं ना कहीं उनके भाई का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अनिल गुराव के भी बड़े भाई थे, उनका भी नाम कोइंसिडेंटली अजीत ही था, अजीत गुराव। बट जो अनिल के भाई थे अजीत, वो वाकई में भाई थे। भाई यानी कि मुंबई वाले भाई जो सीधा ठाए करते हैं। तो अक्सर जब मुंबई में गैंग वॉर होती थी, कोई मारा जाता था व्यक्ति, तो पुलिस आती थी और अनिल गुराव को और इनकी माता जी को डिटेन कर लेती थी, लॉकअप में बंद कर देती थी। एक वाक्य ऐसा भी है कि जहाँ पे इनको डिटेन कर लिया गया, पुलिस ने खूब मारा। अब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही होनहार क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, सचिन खुद उनका गेम देखने के लिए जाते थे और सचिन कहते थे कि सर मुझे आपका बैट चाहिए खेलने के लिए। क्या कहते थे? सर। अनिल नहीं कहते थे, he used to address him as सर। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इतनी ज्यादा प्रतिभा थी, इतना ज्यादा टैलेंट था,
और ये कहा जाता था कि इन तीनों में से सबसे पहले जो भारतीय टीम के अंदर समावेश करेगा वो था अनिल गुराव। He will